जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सेशन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मंगल, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है आपका शुक्र और चौथा है बुध। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमें लॉक करना होगा। तो बुध यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। अगर पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो ये आपको और याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुध जो है वो है सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो जैविक समुदाय है हमारा, उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी या फिर शाकाहारी या फिर ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि शाकाहारी में बात करें तो गाय आती है, हिरण है, खरगोश है, वगैरह वगैरह। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके यूपी टेट में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है चिपको आंदोलन 1973 से स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1973 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है आपका मूल शीर्ष में, दूसरा है पराग कणों में, तीसरा तने में या फिर पराग कोश में। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो यहाँ पर आपको बताना है ज्वर नियंत्रण में हम किस औषधि का प्रयोग करते हैं, ब्रूफेन का या फिर बी कॉम्प्लेक्स का या पैरासीटामॉल या लिव 52। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरासीटामॉल। क्या हो जाएगा, पैरासीटामॉल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये ज्वर नियंत्रण में हमें सहायता करती है। अगर बात करें ब्रूफेन की, तो ब्रूफेन जो होती है ये एक तरीके से कैसी दवा है, ये दर्द निवारक है। कैसी है, ब्रूफेन की बात करें तो दर्द निवारक दवा है ये। अगर देखा जाए बी कॉम्प्लेक्स को, तो बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन देने के लिए काम आती है। और लिव 52 जो है ये लीवर की एक तरीके से लीवर से संबंधित होती है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्याज, आलू, अदरक हैं। तो ये आपको बताना है कि ये क्या है, जड़ हैं, तना है या अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्ग पत्र हैं। तो प्याज, आलू, अदरक की बात करें तो ये हमारे क्या हैं, तना हैं। क्या हैं, तना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है, विटामिन है, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो बात करें अगर इंसुलिन की, तो जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है तो वो है एक प्रोटीन की भांति। क्या है, प्रोटीन की भांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दही के निर्माण में
जो एक सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें इसके सही आंसर की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा आंसर? लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या करता है कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ये भी आपको याद रखना है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। पहला ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, दूसरा है विषाणु, तीसरा दिया गया है पैरामीशियम और चौथा दिया है आपका हाइड्रा। तो बात करें इसके सही उत्तर की, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है वो है आपका पैरामीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव की तो इसमें पैरामीशियम तो आता ही है, साथ में इसके आपको और भी याद रखना है, एक आता है युगलीना, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, युगलीना आता है एक, और एक आपका आ जाएगा अमीबा। क्या आ जाएगा? अमीबा। तो युगलीना और अमीबा भी आपको याद रखना है, और ये सभी जो हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, आपको बिल्कुल इसको रट लेना है कि किसी पारितंत्र में जो तत्वों का चक्रण है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जैव भू रासायनिक चक्र। यहाँ पर जीव लिखा है, कहीं कहीं पर आपको जैव लिखा भी मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो जीव भू रासायनिक चक्र यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्न में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पादप जो है साबुन का विस्थापन है। रुद्राक्ष है, या फिर रीठा है, या तेंतु है, या फिर ये सभी है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीठा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रीठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का एक गुण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समस्या समाधान विधि के कौन कौन से गुण होते हैं। तो बात करें इनके ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, लक्ष्य केंद्रित विधि, बिल्कुल सही है। दूसरा है सृजनात्मक विधि, ये भी सही है। चयनात्मक विधि, ये भी सही है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल एबव, यानी कि सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लॉक करेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला दिया है आपका फिजियोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ और चौथा दिया है बैरोग्राफ। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगर बात करें बैरोग्राफ की तो ये नापता है आपका वायुदाब। क्या मापता है? वायुदाब मापने के लिए काम आता है बैरोग्राफ। और अगर बात करें कार्डियोग्राफ की तो कार्डियोग्राफ जो आता है काम में हमारे वो आता है हृदय संकुचन में। क्या में आता है? हृदय संकुचन में। तो ये भी आपको याद रखना है, हृदय संकुचन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि निरीक्षण विधि की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो सही है। दूसरा है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये भी सही है। नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15, गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गिरि वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, या मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो जो गिरि राष्ट्रीय पार्क है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 100% राष्ट्रीय पार्क से आने वाला है। तो कुछ हम आपको राष्ट्रीय पार्क यहीं पर बता देते हैं कि जैसे कि राजस्थान में जो है
राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक फेमस है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका है राजस्थान में। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि पन्ना आपका आ जाएगा, पन्ना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपका आ जाएगा कान्हा, तो कान्हा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? कान्हा भी आपका मध्य प्रदेश में है। और एक आ जाएगा आपका बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ आपका ये भी कहाँ पे आ जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका आएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व। क्या आ जाएगा? मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको याद रखना है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है डीजल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस और चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि इसी को हम इंग्लिश में CNG भी कहते हैं, CNG। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर की अगर बात करें, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि CNG यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गैसीय अपशिष्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? सब्जी एवं फलों के छिलके, बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन है घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत की खलिहानों से निकलने वाला कचरा और चौथा है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये आपका गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा? तो इसको ज़रा समझते हैं कि अगर देखें कि जैसे आपके हरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे पेड़ पौधे कहाँ पर आएंगे? जैसे लिखा है यहाँ पर हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे जो हैं आपके, ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके उत्पादक। क्या होते हैं ये? उत्पादक होते हैं। तो इसको आपको लिख लेना है, क्या होते हैं ये? उत्पादक। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं आपके कीड़े मकोड़े। कौन होते हैं? कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये आपके होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक नहीं, क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात करें कि द्वितीयक कौन होंगे, तो जैसे सांप जो है, सांप क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। तो सांप जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द्वितीयक में। कौन हो जाएगा? सांप जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है, अब आ जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? तो जो सांप जो है, सांप को कौन खाता है? तो मोर खाती है। तो मोर जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में। कहाँ पर आ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता में। तो देखिए कि अब ये कहाँ पर है? ये जो है आपका पिरामिड बन गया, तो ये खाद्य पिरामिड के कहाँ पर है? शीर्ष पर है। कौन? मोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा और तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपके सामने, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारत के लगभग 43% यानी कि 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मॉस्ट और कार्ल मार्क्स। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है
राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्यसभाओं में जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, और या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिया है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक चरण उपभोक्ता, द्वितीयक चरण उपभोक्ता, या फिर तृतीय चरण उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो जीव जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि आपकी हिरन है, ठीक है, खरगोश आएगा आपका, ये भी आपका आ जाएगा। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं आपके प्राथमिक में, यानी कि प्रथम चरण उपभोक्ता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23, इकोसिस्टम को सही परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, नहीं है। दूसरा, किसी स्थान का अजीवी घटक, ये भी गलत है। तीसरा दिया है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, नहीं। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लॉक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पर आपको बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1973 में। कब हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर? 1973। ये क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है, तो पर्यावरण, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये कब हुआ था? ये आपको याद रखना है, ये आया था आपका 1986 में, 1986 में, ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, या फिर जीवाणु जनित बीमारी, या फिर खनिज जनित बीमारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो महासागर हैं हमारे, उनमें कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और चौथा है आपका सोडियम क्लोराइड। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कायांतरित सेल का उदाहरण यहाँ पर कौन सा दिया गया है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, या फिर चूना पत्थर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जल एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? जल आपको बताना है, परजीवी कहलाएगा, सहभोजी, मृतोपजीवी, या फिर सहजीवी? तो ये कहलाएगा आपका सहजीवी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और या फिर ऑप्शन नंबर डी कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे जो होंगे ये दूर दूर प्रसारित होते हैं, क्योंकि ये जो है कायिक जनन जो होता है ये एक अलैंगिक जनन क्रिया होती है और यह एक क्लोनिंग प्रक्रिया है। क्या है? क्लोनिंग प्रक्रिया है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर भी वहाँ पर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।